स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। आज तारीख है 30 अक्टूबर और दिन रविवार। मैं हूं अंजुम शर्मा। 정말 참담합니다. 어젯밤 헬로윈을 맞은 서울 한복판에서 일어나서는 안 될 दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हैलोवीन पार्टी में मची भगदड़, 153 लोगों की मौत। देश में राजकीय शोक घोषित, राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। अधिकारी बोले करीब 1 लाख लोग इतवॉन इलाके में पार्टी के लिए हुए थे इकट्ठा। कोरियाई टीवी संपादक का दावा, 3500 लोग अभी भी लापता। As of 3 p.m., there have been at least 3,500 missing person reports to South Korean authorities. साथ ही पॉडकास्ट में करेंगे चर्चा T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच की और दुनिया जहान में होगी पड़ताल। क्या ईरान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से आएगा बदलाव? ईरान में अभी सूरज 6 बजे के पहले छुप जाता है। वो उस समय पैदल या मोटरसाइकिल पर बाहर निकलती। प्रदर्शनकारियों में से ज्यादातर के पास मोबाइल फोन नहीं होते। सब होगा विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में टाटा एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट विमानों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी है। यहां एयरबस और टाटा मिलकर विमानों का निर्माण करेंगे। एयरबस की C295 विमान न्यू जनरेशन एयरलिफ्टर है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यहां बनने वाले परिवहन विमान सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे विमान निर्माण के लिए एक नए पारिस्थितिकी तंत्र का भी विकास होगा। उन्होंने भारत की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा, भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही। ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आई तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को पक्की नौकरी दी जाएगी, समय पर प्रमोशन किया जाएगा और पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल हो जाएगी। गुजरात चुनाव के लिए चुनाव आयोग नवंबर के शुरुआती हफ्ते में मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनसे 1 महीना पहले संपर्क करके सेना अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों के नाम सौंपकर उनमें से किसी एक को चुनने का प्रस्ताव दिया था। शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि उन्होंने उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया है कि इमरान खान के 2014 में धरने पर बैठने से चीन के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा खटाई में पड़ गया था और अब जब खान फिर से आंदोलन कर रहे हैं तो वो चीन जाने वाले हैं। रूस ने कई देशों के सहयोग से कुछ हफ्ते पहले हुए उस समझौते को निलंबित करने का ऐलान किया है जिसके तहत यूक्रेन बिना किसी बाधा के ब्लैक सी के अपने बंदरगाहों से दूसरे देशों को अनाज निर्यात कर सकता था। रूस का ताज़ा ऐलान क्राइमिया के बंदरगाह शहर सेवेस्तोपोल में काला सागर में मौजूद अपने बेड़ों पर कथित ड्रोन हमले के बाद आया है। ब्राजील में अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और या पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के बीच जंग है। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान एक बार फिर से किया जा रहा है। पूर्व वामपंथी नेता लुला डी सिल्वा ने 4 सप्ताह पहले दक्षिणपंथी जायर बोल्सोनारो को हराया था। ब्राजीलियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के लोगों के लिए ये चुनाव काफी ज्यादा तनावपूर्ण है क्योंकि दोनों उम्मीदवारों के बीच काफी करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। ईरान में सैकड़ों पत्रकारों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अपने सहयोगियों की गिरफ्तारी की निंदा की है। गिरफ्तारी को 7 हफ्ते हो चुके हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं जिन पर ईरानी खुफिया एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वो CIA के लिए काम कर रही थी। तालिबान ने बदख्शां विश्वविद्यालय में छात्राओं को पूरा शरीर ढकने वाला बुर्का नहीं पहनने पर विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में दर्जनों छात्राओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उन्होंने इस्लामिक हेडस्कार्फ और चेहरे को ढका था, बावजूद इसके उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया। और लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो जिम्बाब्वे को वो मानव अवशेष लौटाने में सहयोग करने को तैयार है जो औपनिवेशिक युग में लाए गए थे। ये बयान जिम्बाब्वे के प्रतिनिधिमंडल के ब्रिटेन जाने के बाद आया है। जिम्बाब्वे 19वीं सदी के अंत में उपनिवेश विरोध के नायकों के स्कल यानी खोपड़ियों की तलाश कर रहा है। उसका मानना है कि वो ब्रिटेन में हो सकती हैं, हालांकि इनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। हमारे ये प्रोग्राम हफ्ते के 7 दिन शाम 7:30 बजे bbchiindi.com के लाइव पेज के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसे आप बीबीसी हिंदी वेबसाइट के पॉडकास्ट सेक्शन के अलावा गाना, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे तमाम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या क्या रहीं अभी आपने सुना। अब बात दक्षिण कोरिया में हुए एक हादसे की कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल और सोल का शहर है इतवॉन, जहां बीती रात एक हादसे में 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। जिस इलाके में ये घटना हुई, इतवॉन कहते हैं कि इतवॉन रात में जागता है। लोकल लोगों से लेकर विदेशियों तक के बीच ये बहुत प्रसिद्ध है। पतली गलियां और संकरे रास्ते पर लाइन से दुकानें और रेस्टोरेंट हैं जहां दुनिया भर की डिशेस परोसी जाती हैं। यहीं हैलोवीन पार्टी के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे। हैलोवीन यहाँ का पारंपरिक त्यौहार तो नहीं है, लेकिन हालिया सालों में लोगों के बीच ये प्रचलित होता चला गया। लोकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 1 लाख लोग इतवॉन में हैलोवीन पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। अधिकारियों को, आयोजकों को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक भगदड़ मची और 153 लोग मारे गए। दक्षिण कोरिया पुलिस ने बीबीसी को बताया कि मरने वालों में 25 विदेशी नागरिक शामिल हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी ने यह आंकड़ा 20 बताया है। 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मरने वाले ज़्यादातर युवा हैं, जो टीनेजर्स से लेकर 30 साल तक के बीच के हैं। संकरे रास्तों में भगदड़ से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और लोगों ने दम तोड़ दिया। वीडियोज़ जारी हुए। वीडियोज़ में देखा गया कि इतवॉन जिले में भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर लोग बेजान पड़े हैं और मेडिकल टीम्स आई और लोगों को सीपीआर ट्रीटमेंट दे रही हैं। सीपीआर ट्रीटमेंट यानी मुंह से सांस देना। होसुली एक बीबीसी वीडियो जर्नलिस्ट हैं। वो जब इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हालात वहां पर कितने गंभीर थे। What I saw was a lot of ambulances, a big thousands of crowds, still bodies covered in blue sheets. And there were a lot of medical staff, a lot of ambulances that were taking them. मैंने देखा वहाँ बहुत सारी एम्बुलेंस थी। एक विशाल हजारों की भीड़, नीली चादरों में ढके हुए शरीर और बहुत सारे मेडिकल स्टाफ के लोग वहाँ थे। काफी सारी एम्बुलेंस थी जो एक एक कर शवों को ले जा रही थीं। हजारों की संख्या में लोग और उनके चारों ओर हजारों की संख्या में पुलिस। ये शनिवार की रात है। हैलोवीन के हफ्ते का अंत है। हालांकि हैलोवीन दक्षिण कोरिया में इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये इतवॉन जिला है जहां विदेशी संस्कृति ज्यादा हावी है। इसका मतलब है कि ये पीक हैलोवीन पार्टी वाली जगह है। रात में यहाँ बहुत सारे युवा इकट्ठा हुए। बहुत सारे लोग पार्टी और क्लब में आए, अलग अलग वेशभूषा में, और बहुत सारे लोगों को मैंने बेचैन और उदास देखा है। और यहाँ जो नज़ारा है वो केओटिक है, अस्त व्यस्त है। तो ये होसुली थे जो बीबीसी के वीडियो जर्नलिस्ट हैं। हादसे वाली जगह के वीडियो में ये देखा गया कि लोगों की भीड़ एक पतली गली में फंसी हुई है। गली में इस कदर भीड़ थी कि लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि वो एक संकरी गली में फंस गए थे क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। शहर में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई नाथन टर्वर्निटी उस भीड़ में फंस गए थे। उन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया। There was already so many people. There's so many people. What are you gonna do with 10 people? Yeah. And I had to turn around and I told the crowd, you can't come this way. वहाँ बहुत सारे लोग थे और मैं पीछे पलटा। मुझे पलटना पड़ा और मैंने भीड़ से कहा कि तुम इस तरह से इस तरफ नहीं आ सकते। लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं। मुझे पता था कि यह कितना खराब है और लोग इतने असभ्य हो रहे थे। मुझे उन्हें बताना पड़ा कि आप इस रास्ते नहीं आ सकते और इमरजेंसी सेवाओं को आने में काफ़ी समय लगा। देश में राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल ने देश को संबोधित किया, लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और जांच के आदेश दिए हैं। 정말 참담합니다. 어젯밤 헬로윈을 맞은 서울 한복판에서 일어난 राष्ट्रपति सुक योल कह रहे हैं कि ये भयावह है। पिछली रात हैलोवीन के दौरान सोल के बीचों बीच एक त्रासदी हुई, एक आपदा जो नहीं होनी चाहिए थी। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दुर्घटना में मारे गए और हम उन लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं जो घायल हुए हैं। हम शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दुर्घटना क्यों हुई इसकी पड़ताल जरूरी है ताकि इस तरह की और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हम घटना के कारणों की पूरी तरह से जांच करेंगे और ये भी सभी जरूरी सुधार करेंगे ताकि भविष्य में फिर से ऐसी घटनाएं ना घट सकें।
हालांकि दक्षिण कोरिया के जांचकर्ताओं का कहना है कि वो अभी तक उन परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझ पाए हैं जिनकी वजह से अचानक शनिवार की शाम यह हादसा हो गया। इन सब के बीच सोल में एरिरंग टीवी की मुख्य संपादक हैं जेन मून। उन्होंने कहा कि अभी 3500 लोगों का कोई अता पता नहीं है। There seems to not have been one triggering moment, and another very interesting fact is that a lot of people in South Korea are definitely ऐसा लगता है कि कोई एक ट्रिगर मोमेंट नहीं रहा होगा। एक और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण कोरिया डेंसिटी यानी घनत्व के लिए जाना जाता है। देश को इसकी आदत है। इसका मतलब यह हुआ कि हम वास्तव में भीड़ वाली सड़कों के आदी हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत खतरे को नहीं भांपा होगा और इसकी वजह से अंत में काफी मौतें हुई। दोपहर तक दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को कम से कम 3500 लापता लोगों की रिपोर्ट मिली है। तो जेन मून दक्षिण कोरिया में एक टीवी की संपादक हैं। उन्होंने कहा 3500 लोगों लापता होने की रिपोर्ट मिली है। इस बीच डॉक्टर एलिस टैन शहर के एक अस्पताल में डॉक्टर हैं और उन्होंने बीबीसी को बताया कि वो अभी भी शहर के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। अभी 19 मरीज हैं जो अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कई चोटें मांसपेशियां और स्केलेटल वाली जगह पर आई हैं। उनका इलाज किया गया है और घर भेज दिया गया है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आने की वजह से भी चोट लगी है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। हमारा ये प्रोग्राम हफ्ते के 7 दिन ब्रॉडकास्ट होता है, आप जानते ही हैं। आगे दुनिया जहान में होगी पड़ताल। क्या ईरान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से बदलाव आएगा? और खेल की खबरें भी होंगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंत में उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि आप सोशल मीडिया पर क्या क्या लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर शमशाद समस्तीपुरी हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि विकसित देश चाहे जितने भी अपने आप को विकसित कहें, उनकी पोल पट्टी विपदा के समय दुनिया के सामने आ जाती हैं। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। वहीं सुरेश प्रसाद कुशवाहा कह रहे हैं राहुल गांधी जी के मैराथन दौड़ की भी चर्चा करें। बिल्कुल, आप bbchindi.com के लाइव पन्ने पर जाएं, आपको वो खबर वहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे वहाँ पढ़ सकते हैं। गंगा सिंह रावत हैं, वो कह रहे हैं कि कोरिया में इस तरह का पागलपन देखा जाएगा हमने सोचा नहीं था। ये उनके अपने विचार हैं। और हरिराम कुमार हैं, वो कह रहे हैं बीबीसी हिंदी के सभी श्रोताओं को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब दुनिया जहान। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है। महसा के परिजन का आरोप है कि उनकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई। पुलिस इस आरोप को खारिज करती रही है, लेकिन उनकी मौत से नाराज लड़कियां, युवतियां और महिलाएं सड़क पर उतरकर अधिकार मांग रही हैं। कुछ प्रदर्शनकारी सत्ता में बदलाव की मांग भी उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कई लोग पूछ रहे हैं क्या प्रदर्शन के जरिए कोई बदलाव भी आएगा? दुनिया जहान में पड़ताल सुना रहे हैं वात्सल्य राय। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है वात्सल्य राय। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश बीबीसी पड़ताल दुनिया की। ईरान की राजधानी तेहरान में 13 सितंबर 2022 को एक आम दिन था। 22 साल की महसा अमीनी कुर्दिस्तान के अपने गृहनगर से यहाँ पहुंची। महसा के साथ उनके भाई भी थे। मोरेल्टी पुलिस ने अचानक उन्हें रोका, गिरफ्तार किया और एक वैन में डाल दिया। महसा पर आरोप था कि उन्होंने सिर पर स्कार्फ ढंग से नहीं पहना था। ईरान में कानूनी तौर पर जरूरी है कि महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर अपने बालों को पूरी तरह ढक कर रखें। कुछ देर बाद महसा को अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। इससे नाराज ईरान के हजारों लोग सड़कों पर आ गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने 43 साल से जारी शासन व्यवस्था में बदलाव की मांग भी उठाई। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या ईरान में विरोध प्रदर्शन से बदलाव आएगा। इसका जवाब पाने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, ईरान की क्रांति। क्रांति के पहले ईरान की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में थी। हमारे पहले एक्सपर्ट अब्बास मिलानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईरानियन स्टडीज के डायरेक्टर और लेखक हैं। मौजूदा शासन के अस्तित्व में आने से पहले 1970 के दशक में वो ईरान में रहते थे।
There was freedom for women to wear as they wish. महिलाओं के पास अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की आजादी थी। वो फुटबॉल खेल सकती थीं और मैच देख सकती थीं। ईरान में 1976 में गे लोगों की सार्वजनिक तौर पर शादी हुई थी। वहाँ समाज में काफी खुलापन था, लेकिन शासक तानाशाह थे। देश का शासन शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथ था। सारे अहम फैसले वो ही लेते थे। शाह के पिता ने ईरान में सुधार की शुरुआत की थी। साल 1936 में उन्होंने इस्लामिक मान्यता के तहत पहने जाने वाले तमाम पर्दों और पुरुषों के कुछ पारंपरिक परिधानों पर रोक लगा दी। उनके बेटे ने 1941 में गद्दी संभाली। उनके दौर में बड़े जमींदारों से लेकर छोटे किसानों को जमीन दी गई। 1963 में शाह को लगा कि महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब्बास बताते हैं कि 1968 में ईरान में महिला मंत्री भी थी। 1970 की शुरुआत में शाह को कैंसर होने की जानकारी मिली। 1977 के करीब ये साफ हो गया कि तेल संपदा से संपन्न ईरान के शीर्ष पर उनके दिन पूरे हो चले हैं। The price of oil did not increase as the Shah anticipated. शाह ने जैसा अनुमान लगाया था, तेल की कीमतें उसके मुताबिक नहीं बढ़ी। तेल की कीमत स्थिर रखने के लिए सऊदी अरब साफ तौर पर अमेरिका के साथ था। उन्होंने शाह को कीमतें नहीं बढ़ाने दी। ऐसे में एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ने लगी। हड़तालें और दंगे हुए। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। सुधार लागू होने के बावजूद उनका शासन दमनकारी था। आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों के लिए एक ही जगह थी, जेल। अब्बास बताते हैं कि उस समय कोई भी इस्लाम की आलोचना नहीं कर सकता था, लेकिन इस्लामिक ताकतों के पास ये छूट थी कि वो चाहे जिसकी आलोचना करें। ईरान के ताकतवर मजहबी समूह ने शाह और उनके सुधारों को चुनौती दी। जनवरी 1979 में शाह ने ईरान से बाहर जाने के लिए उड़ान भरी और फिर कभी नहीं लौटे। मार्च के महीने तक जनमत संग्रह के जरिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गठन पर मुहर लग गई। नए शासन तंत्र के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी। वो ताउम्र के लिए ईरान के राजनीतिक और धार्मिक नेता चुने गए। खुमैनी ने दोबारा रिलीजियस कोर्ट स्थापित किए। शरिया कानून का कड़ाई से पालन कराया जाने लगा। ये एक बड़ा बदलाव था। मैं उस वक्त ईरान में था और तेहरान फैकल्टी ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहा था। हमने एक याचिका पर दस्तखत करते हुए कहा कि आप देश के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। हम सभी को यूनिवर्सिटी के बाहर कर दिया गया। जिस कानून के तहत महिलाओं को शादी, तलाक और विरासत में समान अधिकार हासिल थे, उसे रद्द कर दिया गया। देश के इस्लामिक सिस्टम की सुरक्षा के लिए IRGC का गठन किया गया। अब ये एक अहम ताकत है। ईरान में अब तक सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर हुए हैं। मौजूदा नेता है 83 साल के आयतुल्लाह अली खामनेई। उन्होंने साल 1989 में बागडोर थामी थी। पार्ट 2, महिलाएं और आजादी। Oftentimes, it's one deeply tragic death. कई बार ऐसा होता है कि एक त्रासद मौत किसी ऐसे देश को हिला देती है जिसमें पहले से ही शिकायतें और गुस्सा भरा होता है। हमारी दूसरी एक्सपर्ट अजादे मोवेनी लेखिका है। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की प्रोफेसर है। महसा अमीनी की मौत की खबर आई तब वो ईरान में ही थी। अजादे बताती हैं कि पश्चिमी ईरान से शुरू हुए प्रदर्शन जल्दी ही पूरे देश में फैल गए। टिकटॉक पर पोस्ट किए गए वीडियोस ने ईरान के अंदर और बाकी दुनिया में प्रदर्शनकारियों का संदेश फैलाने में अहम भूमिका निभाई। टिकटॉक पर हैशटैग महसा अमीनी को 1 अरब 20 करोड़ बार देखा गया। प्रशासन प्रदर्शन रोक न सके। युवतियों, छात्राओं और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने इसकी भी रणनीति बनाई। The sun at this time in Iran sets. ईरान में अभी सूरज 6 बजे के पहले छुप जाता है। वो उस समय पैदल या मोटरसाइकिल पर बाहर निकलती। प्रदर्शनकारियों में से ज्यादातर के पास मोबाइल फोन नहीं होते थे, ताकि पुलिस रोके तो उनकी पहचान न हो सके। वुमेन लाइफ फ्रीडम उनका प्रमुख नारा बन गया। So one striking thing in many of these protests is तमाम प्रदर्शनों के दौरान एक बात अहम थी। महिलाएं अपनी स्कार्फ जला रही थी। At the same time, women would stand on top of cars. कुछ महिलाएं कार के ऊपर खड़े होकर अपने बाल काटने लगती। ये अवज्ञा का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। मानो उनका सम्मान और गरिमा बाल ढककर रखने में है, तो वो आजादी के लिए बदसूरत होने को तैयार हैं। महसा अमीनी के परिवार का कहना है कि मोरालिटी पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हुई। पुलिस इस आरोप को खारिज करती रही है। मोरालिटी पुलिस की पहचान गश्ती दल के रूप में है। ईरान के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उनका दखल
विवाद की वजह बनता रहा है। Their mandate is to find सरकार के ड्रेस कोड का कथित उल्लंघन करने वाली महिलाओं पर जुर्माना लगाना और उनका उत्पीड़न उनके कामकाज का हिस्सा है। उनके निशाने पर थोड़े छोटे या तंग कपड़े पहनने वाली या फिर ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्होंने अपने बालों को ठीक तरीके से नहीं ढका हो। आजादे बताती हैं कि ईरान में उन्हें भी पुलिस ने कई बार रोका है। वो बताती हैं कि आज की पीढ़ी इससे कुछ हद तक अनजान थी, लेकिन अगस्त 2021 में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद से मोरालिटी पुलिस दोबारा प्रभावी हो गई है। रईसी कट्टरपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं और ईरान के वरिष्ठता क्रम में सुप्रीम लीडर के बाद वो दूसरे नंबर पर है। ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का अनुमान है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 222 लोगों की मौत हो चुकी है। I think we have to acknowledge that the scale is small. मुझे लगता है कि ये मानना होगा कि प्रदर्शन छोटे स्तर पर हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई ऐसा प्रदर्शन देखा हो जहां कुछ हजार से ज्यादा लोग रहे हों। इस देश की आबादी 8.5 करोड़ है। बीते 20 साल के दौरान अलग अलग प्रदर्शन में हमने 10 से 20 लाख लोगों को सड़क पर देखा है। हालांकि आजादे ये भी कहती हैं कि संख्या भले ही बड़ी न हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ लोगों की सहानुभूति साफ नजर आती है। पार्ट 3 देख रही है दुनिया। हमारे तीसरे एक्सपर्ट सीना टूसी वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी में सीनियर फेलो हैं। वो कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर की गई सख्ती की दुनिया भर में निंदा की गई। ईरान की आलोचना करने वालों में कुछ उसके साझेदार भी हैं। ईरान की आलोचना करने वालों में लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। इन देशों के साथ ईरान के संबंध हैं। ये देश अपने क्षेत्र में अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना करते रहे हैं। कई देश, नेता और आम लोग जो ईरान के घटनाक्रम पर नजर नहीं रखते हैं, इस घटना ने उनका भी ध्यान खींचा है। लेकिन कुछ देश सार्वजनिक तौर पर चुप्पी साधे हुए हैं। ईरान की सरकार ने बीते 10 साल में रूस और चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। खुद पर लगे प्रतिबंधों के बाद इसने इलाके के कई देशों के साथ करीबी रिश्ते बनाए हैं। इन देशों ने चुप्पी साधी हुई है। चीन और रूस में तानाशाही रुख वाली सरकारें हैं। मध्य पूर्व में सऊदी अरब से लेकर मिस्र तक एक छत्र अधिकार वाली सरकारें हैं। मैं मानता हूं कि ईरान के प्रदर्शन को लेकर इन देशों के शासकों में भी डर होगा कि कहीं ये नजीर न बन जाए। रूस ने जब तक यूक्रेन पर हमला नहीं किया था, ईरान दुनिया का ऐसा देश था जिस पर सबसे ज्यादा पाबंदियां लगी थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर साल 2015 में एक समझौता हुआ। ईरान के साथ डील करने वाले 6 देश थे: अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, चीन और ब्रिटेन। समझौते के तहत ईरान ने अपनी गतिविधियों को सीमित करने का वादा किया और निगरानी पर सहमति दी। इसके बदले प्रतिबंधों में छूट दी गई। लेकिन 3 साल बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से बाहर निकलने का ऐलान किया और कहीं ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए। इसका असर ये हुआ कि ईरान की सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के ज्यादातर रास्ते बंद हो गए। ईरान के तेल निर्यात पर भी इसका असर हुआ। प्रतिबंध के जरिए ईरान के खास अधिकारियों को भी निशाने पर लिया गया। हाल में ब्रिटेन और अमेरिका ने ईरान की मोरालिटी पुलिस और सीनियर अधिकारियों पर पाबंदी लगाई है। सरकारें बताती रही हैं कि घरेलू मुद्दों में विदेशी दखल देश की सामाजिक और आर्थिक दिक्कतों की वजह है। इसकी वजह लोगों का ध्यान अपनी ओर से हटाना और किसी बाहरी को दोषी बताना होता है। So this has been the playbook of the Iranian government. ईरान की सरकार का भी ये तरीका रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार बताया, लेकिन देश के लाखों ईरानियों को अब इस बात पर भरोसा नहीं है। वो अपने जीवन के हर पहलू में गिरावट देख रहे हैं। वो गरीब हो गए हैं। उनकी सामाजिक और राजनीतिक आजादी सीमित हो गई है। इन सब बातों का बाहरी ताकतों से कोई लेना देना नहीं है। सीना टूसी कहते हैं कि क्रांति के बाद से ईरान में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर रही है। क्रांति के बाद सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाले इराक ने ईरान पर हमला किया। दोनों के बीच 8 साल तक लड़ाई चली। इन हालात में कट्टरपंथी ज्यादा मजबूत होते गए। वो ये भी कहते हैं कि ईरान पर पहले से ही बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका और दूसरे देश उसकी आलोचना करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्ट 4 अहम मोड़। बीते सालों में प्रदर्शन आर्थिक कारणों से हुए थे।
शायद आपको जानकारी हो कि ईरान में महिलाओं के रोजगार की दर काफी कम है। हमारी चौथी एक्सपर्ट अजादे कियान यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर हैं। उन्होंने ईरान पर कई किताबें लिखी हैं। So that was one of the major reasons why in previous movements we had. पहले जो अभियान चलाए गए उनमें पुरुष बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हमने देखा कि कुछ महिलाएं भी इन पुरुषों का समर्थन कर रही थी, लेकिन 1 महीने पहले महिलाओं ने जो अभियान शुरू किया उसके पीछे आर्थिक कारण नहीं थे। इसकी वजह थी अपनी पसंद की आजादी। इसमें महिलाओं की भूमिका पहले के मुकाबले ज्यादा अहम हो गई। अजादे कियान बताती हैं कि साल 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ने पर्दे को जरूरी बना दिया। तब भी तेहरान में हजारों कामकाजी महिलाएं और छात्राएं सड़कों पर उतर आई थीं। ईरान में पहले भी छात्रों ने प्रदर्शन की अगुवाई की है, लेकिन इस बार का अभियान समाज के सभी हिस्सों तक पहुंच गया है और इस पर काबू पाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया है। Actually, it has become a very important threat. So it started. मुझे लगता है कि ये गंभीर चुनौती बन गया है। इसके जरिए शुरुआत में महिलाओं ने अपनी पसंद से जुड़ी आजादी की मांग उठाई। उसके बाद ये मध्य वर्ग तक फैल गया और अब पेट्रोकेमिकल वर्कर और तेल कर्मी भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान तेल संपदा वाला देश है। अगर बेचने के लिए तेल नहीं होगा या तेल का उत्पादन नहीं होगा तो सरकार ढह जाएगी। अजादे कियान कहती हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये लगता है कि मौजूदा शासन आधुनिक समाज की अगुवाई नहीं कर सकता। उनके संस्थान पुराने पड़ चुके हैं। वो कहती हैं कि ये पहला मौका है जब समाज के अलग अलग तबके एक साथ सत्ता परिवर्तन की मांग उठा रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि जब तक खामनेई नेता हैं, वो लोगों की मांग नहीं मानेंगे। वो सशस्त्र बलों के जरिए प्रदर्शनों और बड़ी आबादी को दबाएंगे। The chief of the judiciary who is nominated by the leader. न्यायपालिका के प्रमुख ने हाल में कहा कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। न्यायपालिका प्रमुख की नियुक्ति भी सुप्रीम लीडर ही करते हैं। उन्होंने जो कहा वो भी लोगों को शांत करने की रणनीति ही है। कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी दौरान वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस और सशस्त्र बल लोगों की जान लेने के लिए गोलियां चला रहे हैं। सशस्त्र बल सुप्रीम लीडर के समर्थन में है। जब तक वो अपना पक्ष नहीं बदलते हैं, हम सत्ता परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ईरान के लोगों को अपनी क्रांति जारी रखने का साहस मिलता है। लौटते हैं उसी सवाल पर कि क्या ईरान में विरोध प्रदर्शन से बदलाव आएगा। कुछ लोगों की राय है कि बदलाव का लम्हा आ चुका है। दूसरे प्रदर्शनों की तुलना में इस बार प्रदर्शनकारियों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन अलग अलग तबके के लोगों का एक साथ होना नई बात है। इसने ईरान में अलग अलग लिंग, मजहब, उम्र, नस्लीय समूह और अलग अलग वर्ग के लोगों को एकजुट किया है। बरसों से खदबदाते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक असंतोष का प्रकटीकरण हो रहा है। सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगे मानेगी, इसका कोई संकेत नहीं मिला है। सत्ता के शिखर पर हाल फिलहाल कोई बदलाव आएगा ये भी नहीं लगता ये है कि हालात को काबू करने के लिए वो जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। और दुनिया जहान के बाद अब खेल की खबरें। और खेल की खबरों के लिए मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर ऑस्ट्रेलिया से मौजूद है नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी के संवाददाता हैं और वहां पर चल रहा है बहुत ही दिलचस्प मैच। और साथ में है आदेश कुमार गुप्त भी फोन पर मौजूद। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया चलते हैं नितिन के पास और जानते हैं वहां का माहौल क्या है। नितिन, आप वहां पे जुड़े हुए हैं, मैच तो बहुत दिलचस्प है। इस समय 7 गेंदों में 6 रन चाहिए, हम देख पा रहे हैं, और 5 विकेट साउथ अफ्रीका के गिरे हुए हैं। आप बताएं, आप वहां से देख रहे हैं, टीवी में तो माहौल अलग है, लेकिन वहां पर क्या है? जी, यहाँ पर माहौल ये है कि मैं अभी थोड़ा सा स्टेडियम के बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर जो दर्शक थे वो वैसे तो स्टेडियम में करीब 30 से 40 हजार के आसपास दर्शक थे, लेकिन अभी काफी दर्शक चले गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत ये मैच शायद आसानी से हार जाएगा, जिस हिसाब से दक्षिण अफ्रीका खेल रही थी, क्योंकि 140 से कम का टारगेट था। लेकिन अभी भारत ने थोड़ा कमबैक किया है और अभी कांटे का मुकाबला है। 6 गेंद में 6 रन चाहिए। हालांकि T20 गेम में 6 पे 6 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं माना जाता है, लेकिन भारत की फील्डिंग और बॉलिंग में कुछ कमियां रही हैं जो उजागर हुई हैं। और हालांकि भारत 2 मैच जीत चुका है टूर्नामेंट में। ये मैच जीतता तो अगर वो सेमीफाइनल पक्का होता, लेकिन अब भारत को थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी। और उस समय क्या माहौल था नितिन, जब भारत बैटिंग कर रहा था और सूर्य कुमार यादव एक उम्मीद के तौर पर जागे थे?
सूर्य कुमार यादव ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। आज अकेले उन्होंने टीम को जितना स्कोर था उसको आधे से ज्यादा खुद बनाया है, करीब। और अगर उनकी बैटिंग न होती तो भारत को 100 बना पाना एक समय मुश्किल लग रहा था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल दोबारा सस्ते में निपट गए, तो कार्तिक भी चले गए। तो इस लिहाज से सूर्य कुमार यादव ने वाकई में आज एंकर का रोल अदा किया है और ये इम्पोर्टेंट था कि इंडियन मिडिल ऑर्डर में इस तरह के बैट्समैन जो है वो इस मैच में इस तरह की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आगे टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करना है तो बड़े गेम्स के लिए ऐसे बैट्समैन का चलना जरूरी है। लेकिन फिर से कहूंगा, केएल राहुल बहुत बड़ी चिंता है। अभी भी 3 मैच हो गए हैं, एकदम फॉर्म में नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि ओपनर्स के साथ बदलाव करेंगे कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा या नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया नितिन वहां से जुड़ने के लिए। आप नितिन श्रीवास्तव के लाइव भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में से वो लगातार कर रहे हैं। bbchindi.com के पन्ने पर आप ये सब देख सकते हैं और फेसबुक और यूट्यूब पेज पर भी। आदेश कुमार गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आदेश जी, बड़ा दिलचस्प मैच है, 6 बॉल पे 6 रन। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ी हुई हैं कि पूछिए मत। और भुवनेश्वर कुमार आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस समय वायन पार्लन और डेविड मिलर, जो कि मिलर के नाम से जाने जाते हैं, और इस समय 128 रन है। 5 विकेट के नुकसान पर भारत की ओर से केवल सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला। लेकिन उसके बाद जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी की है, हालांकि एक समय 24 रन पर उनके 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन चौथा विकेट 100 रन पर गिरा और वहां से दक्षिण अफ्रीका की पकड़ इस मुकाबले में मजबूत हुई। और क्या कमाल की पारी खेली मार्करम ने। 52 रन उन्होंने बनाए डग आउट में लौटने से पहले। और यहां पर भुवनेश्वर कुमार की पहली डॉट बॉल जरूर है, लेकिन फिर भी डेविड मिलर जब तक मैदान में तब तक दक्षिण अफ्रीका की जीत की उम्मीदें बंधी रहेगी। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने जो अपने पहले 3 ओवर किए हैं उसमें केवल 12 रन दिए, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है। तो ये बिल्कुल वैसा मैच हो रहा है जैसे पाकिस्तान के साथ हो गया था। हालांकि अंतिम ओवर तक पहुंच गया, अंतिम गेंद तक पहुंचेगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ तो पाकिस्तान जरूर चाहता था कि भारत जीते, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उनका भी टॉप ऑर्डर ढहा था। क्विंटन डिकॉक केवल 1 रन बना सके, बावन ने 10 रन बनाए, लिरिल रॉसो अपना खाता नहीं खोल सके, लेकिन उसके बाद एडन मार्करम और डेविड मिलर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। और फिलहाल जिस तरह से रोमांच बढ़ता चला जा रहा है, अभी भी 5 रन की दरकार है दक्षिण अफ्रीका को, 4 गेंदें बाकी है और कप्तान रोहित शर्मा लगातार फील्ड में परिवर्तन करते आ रहे हैं। तो ये कहना होगा कि ये इस विश्व कप का जो पाकिस्तान से मुकाबला हुआ था उससे ज्यादा रोमांचक मुकाबला है। जी, बहुत शुक्रिया आदेश जी जुड़ने के लिए। और चलते चलते एक आपको खबर दे देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। गुजरात के मोरबी में एक बड़ा हादसा हो गया है। मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट गया है और कई लोग नदी में गिर गए हैं। ताज़ा अपडेट के लिए bbchindi.com के पन्ने पर आ सकते हैं। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। तकनीकी पक्ष था राजेश चौहान के हाथ में। मुझे यानी अंजुम शर्मा को दे इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।